में फंसा डिंडौरी का युवक, सब कुछ विश्वास, शासन प्रशासन ने बंधाया ढांढस, संयम रखने की कही बात। बिलासपुर में शिशु रोग विशेषज्ञों ने किया निःशुल्क शिविर का आयोजन। थैलेसीमिया से लोगों को जागरूक करने दी जानकारी। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी समस्याओं पर किया जिक्र। भाजपा के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने दिया बयान, कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस अपराधियों को दे रही राजनीतिक संरक्षण। इंदौर में लाखों रुपए की दवाइयां देने के नाम पर 20 लाख की ठगी। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पकड़कर फरियादियों को दिलवाए पैसे। क्राइम ब्रांच डीसीपी का हुआ समाप्त। रूस और यूक्रेन के इस विनाशकारी महायुद्ध के बीच राहत भरी खबर। यूक्रेन से देर रात सकुशल रत्नाम पहुंचे 2 छात्र, यशवंत पाटीदार और विनायक के परिवारों में। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3.25 साल में शहर में अपराध बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गुटों में बटी कांग्रेस अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है। राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं और बिलासपुर अपराध का गढ़ बन गया है। राजनीति संरक्षण में अपराध हो रहे हैं, अपराध नहीं रुके तो भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ेगी। बिलासपुर जो 20 साल से एक शांत शहर था, आज अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और इसकी अगर पृष्ठभूमि हम देखें तो कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं के संरक्षण के कारण ये अपराध हो रहे हैं। एक विचित्र स्थिति देखने को मिलती है कि जब कोई अपराध होता है तो कांग्रेस का एक गुट उस पर कार्रवाई की मांग करता है। बिलासपुर शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या द्वारा 4 मार्च 2022 को सुबह IMA हॉल में निःशुल्क थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव ने इस रोग से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों को रोग के विषय में विस्तृत जानकारी दी और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी हुई भ्रांतियों और समस्याओं का समाधान भी किया। थैलेसीमिया जागरण शिविर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली से आने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खारिया हमारे बीच होंगे, जो इस रोग से ग्रसित बच्चों के पेरेंट्स को इस बीमारी के संबंध में कैसे ये रोग होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है और इसका निदान क्या है, इन सब बिंदुओं के अंतर्गत जानकारी देंगे। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं करीब 3.5% लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, जिसमें कि 10 लाख बच्चे इस समय थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है, पेरेंट्स से अभिभावकों से बच्चों में आता है, जेनेटिक रोग है। इसका अभी तक जो एक इलाज है, जो कॉमन इलाज है, वो खून चढ़ाना। हर महीने बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो ये बहुत ही कष्टकारी प्रक्रिया है, डोनर ढूंढना, हर महीने लेके जाना, खून चढ़ा के आना, फिर वो खून चढ़ाने से होने वाले दुष्प्रभावों का सामना करना। तो जो अभी इसका नया ट्रीटमेंट आया है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ GK अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। नमस्कार श्रोताओं। जी सर, थैलेसीमिया जो कि एक बच्चों में रोग होता है, ये क्या है, किस प्रकार का रोग है ये? देखिए, थैलेसीमिया एक खून का रोग है। इसमें जो खून रहता है वो नॉर्मल नहीं रहता है। इसमें जो RBC जो ब्लड की सेल्स रहती हैं उनकी शेप अलग रहती है या उनकी लाइफ अलग रहती है और ये बीमारी वंशानुगत चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो दोनों में होगा या एक में होगा, उसका अलग अलग सिस्टम रहता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, एक थैलेसीमिया मेजर और माइनर। जी। थैलेसीमिया जो मेजर होता है
उसमें आरबीसी या जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली जैसे 120 डेज रहती है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी वो टूटती है। तो ऐसा मानिए कि महीने 1.5 महीने में ऐसे बच्चों को खून चढ़वाना पड़ा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये देखी गई है कि ये एक खास प्रकार की मनुष्यों की जो जाति है उसमें देखा गया है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग सिंध से माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान साइड से सिंध से जो माइग्रेट हुए हैं, उस कम्युनिटी में ज्यादा मिला है। लेकिन ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ये है कि इसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। खून चढ़वाना इसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि खून चढ़वाने से सिर्फ ये है कि बच्चे में जो खून की कमी हो रही है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अभी नया जो इसमें इलाज आया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आया है। लेकिन उसके लिए डोनर मिलना, डोनर का वो ब्लड मैच करना, खून मैच करना, ये सब होना आवश्यक है। इसके लिए जो प्रारंभिक हमको सुरक्षा या उपाय करना चाहिए वो ये है कि जैसे आपको मालूम हो, पुराने जमाने में लोग शादी के लिए पत्रिकाएं मिलाते थे। तो हम लोग बोलते हैं आजकल मेडिकल पत्रिका मिलाना चाहिए। मतलब जब आप किसी बच्चे की शादी करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड एग्जामिनेशन है, HIV टेस्ट है, थैलेसीमिया टेस्ट है, ये कराना चाहिए। क्योंकि यदि पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं, तो ये मान के चलिए कि अगले बच्चों में थैलेसीमिया होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो ये जो ये बच्चों में जो रोग आता है थैलेसीमिया नाम का, तो ये क्या माता पिता के जरिए इन बच्चों में आता है? इनके लक्षण क्या हैं? और क्या माता पिता जी सर, माता पिता के जरिए आता है। लक्षण ये होते हैं कि शुरू में तो मालूम नहीं पड़ता है 2-4 महीने, लेकिन बच्चा धीरे धीरे पेल या जिसे कहते हैं पीला सा, या जिसका कहते हैं कि रंग जो है जो गुलाबी होना चाहिए, स्वस्थ दिखना चाहिए, वो नहीं होता। सबसे पहले माता पिता को ये समझ में आता है कि उसको खून की कमी हो रही है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे लक्षण रहते हैं। और ऐसे बच्चों में क्या होता है कि कुछ यदि कहीं चिकित्सीय अभाव में किसी ने ऐसे बच्चे को ये मानकर कि खून की कमी है, इसको आयरन दे दिया जाए, तो वो दे देते हैं, तो स्प्लीन बढ़ जाती है, जिसे हम लोग पिल्ली बोलते हैं। तो इसके उपचार में ये नहीं है कि सामान्यतः जो खून की कमी है, एनीमिया होता है, उसमें हम लोग आयरन की प्रिपरेशन देते हैं, या जो आयरन के स्रोत हैं उनको लेने की बात करते हैं। लेकिन थैलेसीमिया में इसका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि उल्टे यदि आप उस तरह की चीजें देंगे तो बच्चे की तिल्ली बढ़ जाएगी और वो एक उसके लिए परिस्थिति खराब होगी। इसका एक ही उपचार है, महीने 1.5 महीने 2 महीने में इसको खून चढ़वाना रहता है। भोपाल में और अन्य जगहों पर इसके लिए एक थैलेसीमिया सोसाइटी बनी हुई है, जिसमें कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों के लिए खून का इंतजाम करते हैं। सर, अगर मान के चलिए किसी बच्चे को ये रोग हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, तो अब उससे उसका जो बच्चा है उसका कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है इस बीमारी से? देखिए, इस बीमारी से कोई ऐसा विशेष अंग प्रभावित नहीं होता है। पूरे शरीर में जब खून की कमी होती है तो ये मानिए कि उसके पूरे शरीर की ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ कम होती है और तिल्ली बढ़ती है, पेट फूलता है, इस तरह की स्थिति होती है। बच्चे को और कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि हाथ में, पैर में, आंखों में, सिर में, पेट में कहीं कोई विशेष इसमें तकलीफ आती हो। बच्चे की ग्रोथ कम होती है, चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बच्चा, जैसा मैंने बताया कि आपको पीलापन, जिसे पीलापन तो नहीं कहेंगे, खून की कमी के लक्षण दिखते हैं, पेलार जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। तो क्या थैलेसीमिया में किसी प्रकार का खान पान का भी ध्यान रखा जाता है कि क्या देना चाहिए? जी, थैलेसीमिया में खान पान का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। बिल्कुल भी खान पीन का संबंध नहीं है। सिर्फ आपको एक बात जो मेडिकली अभी प्रूव नहीं है बताना चाहूंगा। बहुत पहले एक स्टडी हुई थी कि ये जो हम लोग गेहूं उगाते हैं और गेहूं के जब वो बाजरे उग जाते हैं, तो कई बार ये देखा गया है कि उसको क्रश करके यदि उसको पिलाया जाए तो उसमें बच्चे में खून की कमी होती है। लेकिन ये स्टडीज बहुत ऑथेंटिक नहीं है। कुल मिला के ये कि खान पीन का इसमें बिल्कुल भी संबंध नहीं है। सर, मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में अभी एक निःशुल्क थैलेसीमिया की जागरूकता के लिए एक शिविर लगाया गया है। तो सर, लोगों में इस कोई जागरूकता की भी कमी है क्या? किस प्रकार की जागरूकता की कमी पाई जाती है लोगों में? देखिए, जागरूकता की कमी इसलिए है कि बच्चे को यदि खून की कमी हो रही है, वो कमजोर हो रहा है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, किसी को बच्चे को दिखाया और उस डॉक्टर ने, यदि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, ब्लड टेस्ट कराया तो थैलेसीमिया के बारे में मालूम हो सकता है।
लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि प्रश्न में बहुत सारे लोग जो है उपचार करते हैं जिनको अंदाज नहीं पड़ता और वो बीमारी आगे बढ़ती रहती है। अल्टीमेटली ये होता है कि बच्चे का लीवर बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। ये देखा गया है कि हीमोग्लोबिन जो 12 से 14 बच्चों में होना चाहिए वो 3 से लेकर 4 ग्राम तक आ जाता है और ये स्थिति भयानक हो सकती है, बच्चे को परेशानी का सबब बन सकती है। सर, एक और है सिकल सेल एनीमिया, इसके ये किस तरह की बीमारी है, किस तरीके से फैलती है बच्चों में? ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। ये इस तरह के ब्लड की बीमारियां हैं, सिकल सेल, थैलेसीमिया। जैसे थैलेसीमिया में मैंने आपको बताया कि सेल की जो लाइफ है वो कम होती है, जल्दी टूट जाती है। सिकल सेल में क्या है, सिकल मतलब होता है हंसिया, तो जो हमारी आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हंसिया की शेप की हो जाती है। उसमें भी बच्चे को एनीमिया होता है, उसमें भी बच्चे को खून की कमी होगी, उसका उपचार भी ले दे के यही है। इन सब का जो अंतिम इलाज है अभी कुछ वर्षों से जो प्रचलन में है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो लेकिन कितना सक्सेसफुल है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना चाहिए, डोनर से उसका ब्लड मैच करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। सर, मैं एक बार और चाहूंगी कि शॉर्ट में आप दर्शकों को बताएं कि इसका उपचार क्या है और अगर बच्चे से ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखना है। देखिए, मैं तो श्रोताओं से एक यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चा पेल दिख रहा है, आपको लग रहा है उसको खून की कमी है, होंठ उसके जो पिंक दिखना चाहिए वो गुलाबी दिखना चाहिए, वो पेल दिख रहे हैं, हाथ पैर जो है उसके कमजोर हो रहे हैं, शरीर जो नॉर्मली एक पिंक जो एक ग्लो होना चाहिए बॉडी में वो नहीं है, तो एक अच्छे योग चिकित्सक को दिखाएं। योग चिकित्सक को दिखाने के बाद उसकी सलाह लें, वो आपको ब्लड टेस्ट कहेगा और किसी का ऐसा यदि निकलता है तो उसका उपचार करें। पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपको कहा कि आजकल मेडिकल हॉरोस्कोप मिलाने का चलन हो गया है। मेडिकल हॉरोस्कोप मिलाने का चलन का मतलब ये है कि बच्चों की जब शादी की जाती है तो लड़के लड़की का जो है ब्लड टेस्ट कराएं, थैलेसीमिया के बारे में कराएं, HIV के बारे में कराएं, और 4 से बीमारियां ऐसी होती हैं, यदि हम, जैसे आपने देखा होगा RH निगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड होते हैं, उसमें पहला बच्चा यदि होता है तो वो स्टिल बॉर्न होता है, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें 5-6 बीमारियां हैं जो चिकित्सीय सलाह से आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में अभी इतनी भ्रांतियां हैं कि हम इस तरह की यदि बात करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि ये सावधानी बरती जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। विदेशों में ये सिस्टम है कि यदि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, तो उनके कार्ड्स बनाए जाते हैं। वो कार्ड उनकी पॉकेट में रहते हैं और उनको ये निर्देश रहते हैं कि आप किसी से भी अपने संबंध बनाएं, किसी से भी शादी करने के इच्छुक हो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के इच्छुक हो, तो संबंधित डॉक्टर को, संबंधित व्यक्ति को ये बताएं कि मुझको ये बीमारी है। उससे क्या है कि फर्दर उसके केसेस नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो इस तरह तो जनरेशन टू जनरेशन पेशेंट बढ़ते जाएंगे और ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगर आपके बच्चे भी थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं तो आप इस पर लापरवाही ना बरतें और चिकित्सक के पास जाएं और इसका उपचार कराएं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंदौर जिले के पश्चिमी जोन 4 के सभी थानों में शिकायत निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंचे, जहां थाना प्रभारियों ने अपने अपने थानों के शिकायतकर्ताओं की दोनों पक्षों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निराकरण भी किया। प्राय जो शिकायतें थाने में और इस वरिष्ठ अधिकारियों कार्यालय से आती हैं उन पर जांच की जाकर कार्रवाई की गई हैं और जिसमें आवश्यक लगा है उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। कमिश्नरेट लागू होने का मेन उद्देश्य यही था कि अपराधियों पर नियंत्रण आए, जिसके लिए ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और जब से ये कमिश्नरी लागू हुई है, ये हमारे DCP महोदय की पहल पर यह पहला प्रयास है जिसमें हम लोगों ने इसका आयोजन करा है। इसका उद्देश्य ये है कि दोनों पक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा आपने देखा है, दोनों को एक दूसरे को या तो उनमें राजीनामा हो गया है या वो लोग समस्या का निराकरण हो गया है, और उसके बाद भी अगर उनके बीच में कुछ वेमनस या ऐसी स्थिति चल रही है तो उनको बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। पति लड़ाई करते थे, अब वो मान गए, वो अच्छे से रह रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं। उन्होंने माफी मांग ली, अच्छे से रह रहे हैं। किसने? कब शिकायत की थी आपने? 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले करी थी कि अब हम नहीं मारा पीटी नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, बच्चों को भी अच्छे से देखेंगे। सर, हमारा जो है एक पुराना लेन देन था 2018 का,
पेमेंट था लेने का, वो आज जो है शिविर के माध्यम से हमारा जो है पेमेंट का समझौता हो गया है और इन्होंने जो है टाइम दिया है, उस टाइम पे ये पेमेंट हमारे को चेक माध्यम से कर देंगे। बड़ा फायदा हुआ हमारे को शिविर से, आज जो है शिविर आयोजन हुआ है। इन दिनों साइबर ठग लगातार ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसका ताजा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां लाखों रुपए की दवाइयां देने का वादा कर ठग ने 20 लाख रुपए ले लिए और कंपनी बंद कर रफू चक्कर हो गया, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के कब्जे से 20 लाख रुपए जब्त कर फरियादी को वापस करा दिए हैं, जिसे लेकर क्राइम ब्रांच डीसीपी का सम्मान किया गया। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक अद्भुत काम करा हुआ है। आज से 5 दिन पहले मेरे छोटे भाई के साथ किसी दिल्ली की कंपनी ने 20 लाख का फर्जीवाड़ा करा था और उसके द्वारा ऑनलाइन 20 लाख रुपए ले लिए थे। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर, अपनी जो सिस्टम था वो पूरा बंद करके गायब हो गया था। हमारे द्वारा यहाँ पे क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई। शिकायत करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस खाते में हमने पैसे दिए थे, उस खाते के अलावा भी 3 खातों में अलग अलग पैसे शिफ्ट कर दिए थे। उन सब खातों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने सीज करवाया और मेन आरोपी जो था, जिसके पास पैसा था, उसको पकड़कर उसके द्वारा आज हमारे पूरे 20 लाख रुपए हमें दिला दिए गए। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की रानीपुरा पत्ती बाजार में बने एक गोडाउन में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन इस विनाशकारी महायुद्ध के बीच अब राहत भरी खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसी एक अच्छी खबर है रतलाम की, जहां पर यूक्रेन से देर रात सकुशल 2 छात्र लौट कर आए हैं, जिनका नाम यशवंत पाटीदार और विनायक बताया जा रहा है, जो कि यूक्रेन से भारत लौट आए हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए रतलाम से यशवंत राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत, यूक्रेन से सकुशल 2 छात्र लौट कर आए हैं रतलाम। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 छात्रों की वतन वापसी हुई है, जिसमें जावरा के यशवंत पाटीदार है और साथ में एक विनायक करके युवक है, जिनकी सकुशल अपने घर वापसी हुई है। इनकी घर वापसी में भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं इसे सफल ही बताया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भी सरकार के कुछ मंत्री वहां पर डटे हुए हैं छात्रों को यहाँ लाने में, और अभी भी कुछ छात्र फंसे हुए हैं जिनकी जल्द वतन वापसी होगी। जी, काफी खुशी की खबर है ये कि छात्र वापस लौट आए हैं। काफी दिनों से परिजनों को इंतजार था कि आखिर उनके बच्चे इस युद्ध के बीच फंसे हुए हैं, किस हालत में होंगे, और अब वो वापस लौट आए हैं, तो परिजनों का क्या हाल है वहाँ? देखिए, जिस प्रकार से आज 8वां दिन है युद्ध का, सभी परेशान है, परिजन भी लगातार परेशान थे। साथ में जब यह छात्र आए तो यशवंत का जो परिवार है तो वह बहुत खुश नजर आया, साथ में बैठ के खूब गले भी लगे, माताजी ने भी उनको खूब लाड़ किया। वहीं अभी वर्तमान में कुछ छात्र और रतलाम के फंसे हुए, जिसमें 2 लड़कियां हैं, एक वैशाली राठौड़ और एक खुशबू कुरैशी, साथ में एक अनिल राठौड़ करके नामली का भी युवक है, जो ये सभी वहीं पढ़ाई कर रहे थे। अब जिस प्रकार से 2 छात्र आए हैं, वैसे ही अन्य परिवार को भी अपने लाडलो और लाडली बेटिया का इंतजार है। जी, उस छात्र से आपकी बात हुई, राहत की सांस ली होगी उसने, चैन की सांस ली होगी कहा जाए। जिस तरीके से वहां था वो बहुत अचंभा कहना चाहिए, एक भय में जी रहा था वहां पे कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और अब वो सुरक्षित लौटकर आ गया है, तो उसके चेहरे पर किस तरह की खुशी है? जी हाँ, जिस प्रकार से यशवंत से हमारी चर्चा हुई थी, उस वक्त उनकी आंखें झलक गई थी और उनका यही कहना था कि मैं सकुशल जिंदा वापस अपने घर लौटा हूँ, खुशकिस्मत हूँ
जो हालात वहाँ के बने हैं, जो उन्होंने वीडियो भी शेयर किए हैं, न तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था थी। सड़कों पर ही रात गुजारी थी उन्होंने, और साथ में जब वतन वापसी हुई तो उन्होंने राहत की सांस ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में फंसे छात्र, कई लोग फंसे थे जहां पर आशंकाएं जताई जा रही थी कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। लेकिन अब एक खुशी की खबर है, जहां पर वतन वापसी हो रही है छात्रों की, वहां फंसे नागरिकों की, और अब वतन वापसी हो रही है। इसमें कई छात्र जो कि आ चुके हैं, उनके चेहरे पर, उनके परिवारों पर खुशी की लहर देखी जा रही है। और अब एक वतन वापसी को लेकर एक अच्छे खुशी की खबर आ रही है कि अब लगातार हो सकता है कि जितने और भी बच्चे फंसे हुए हैं तो अब वो भी जल्द वापस लौट कर आ जाएं। चलिए, और इस पर रतलाम से छात्र जुड़ चुके हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे। थोड़ी ही देर में उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में वो जुड़ जाएंगे, फिर हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर वो जब यूक्रेन में फंसे थे तो वहां पर किस तरह के हालात थे, क्या कुछ उन्होंने देखा, किस तरह उनके मन में शंकाएं थी। तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे, लेकिन हम आपको तब तक बता दें कि अब उनकी वतन वापसी हो चुकी है। कई दिनों से इंतजार था, लगातार 8 दिनों से वहां पर बमबारी हो रही है, मिसाइलें चल रही हैं। इस बीच वहां पर भारत के नागरिक और छात्र फंसे हुए थे और लगातार अब उनकी वतन वापसी हो रही है, जिसको लेकर कई तरह की खुशी है लोगों में। और अब कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही है कि सभी लोग सुरक्षित अब लौटकर वतन वापस आ जाएंगे। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, लगातार जुटी हुई है कि सभी छात्रों को और सभी नागरिकों को वतन वापस लौटा कर लाया जाए। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास सरकार और प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा कर रहे हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए यूक्रेन से लौटे रतलाम के छात्र यशवंत पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। यशवंत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यशवंत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर से एक बार कोशिश करिए उसे माइक पास में रखकर बात करने की। हेलो। हाँ यशवंत, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है मैम। जी, आप यूक्रेन से अभी वतन लौटे हैं। जब आप यूक्रेन में थे तो उस वक्त वहां का क्या हाल था, क्या कुछ वहां पर आपने देखा? मैम, काफी वहाँ पर माहौल जो है बहुत बिगड़ा हुआ था, क्रिटिकल कंडीशन थी। और इसी बीच हमने जो हमारी यूनिवर्सिटी से कहा था कि ये ऑनलाइन की जाए क्लासेस, और हमें अपने वतन लौटने के लिए वापस हम अपने घर जाने के लिए हमें परमिशन दी जाए, ताकि हम अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। और इसी बीच हमारे माता पिता भी चिंतित थे, क्योंकि वार की सिचुएशन धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच फिर हमने 27 तारीख को मैंने अपने सारे छात्र जो कि छात्र छात्राओं को अपना इकट्ठा करके जुट करके और अपनी बस को 27 तारीख को रवाना कर दिया रोमानिया बॉर्डर की तरफ। और पहला जो बमबारी हुई थी वो एयरपोर्ट पे हुई थी, हमारे इवानो-फ्रैंकिव्स्क सिटी में, जो जहाँ मैं रहता हूँ, जिस शहर में, उस शहर में वहाँ पर पहला एयरपोर्ट पर मिसाइल किया गया था ब्लास्ट। आप किस शहर में थे वहां पर, और किस विषय की पढ़ाई करने के लिए आप वहां गए हुए थे? जी मैम, मैं इवानो-फ्रैंकिव्स्क शहर में था, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो इवानो-फ्रैंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और मैं वहाँ पर 2016 में गया था MBBS करने। उसी बीच फिर ऐसा सिचुएशन होता है, जबकि ये काफी समय से चल रहा था, वो 2014 से चल रहा था। तनाव धीरे धीरे कम था, ज्यादा था, 2014 से ये चल रहा था। यशवंत, जिस वक्त फिर हमें जी बोले यशवंत। उसी बीच हम उसके बाद जो है कि फिर हमें कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करना है, क्योंकि मेरा जो
आखिरी साल था वहाँ पर मेरी, इसके बाद मुझे जून तक अपनी डिग्री मिल जाती MBBS की कि हाँ मैं पास आउट हूँ और मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता जून तक, और उसके बाद हम अपना वतन लौट आते। लेकिन उसी बीच ये सब कुछ सिचुएशन जो बिगड़ गई है, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी वहाँ पर। और राजधानी में काफी कुछ हुआ है लेकिन मेरे शहर में इतना नहीं हुआ। मेरा शहर जो है अभी भी सेफ है फिलहाल। यशवंत, बहुत अलर्ट जारी किया गया। आज भी मेरे वहाँ पर लोकल दोस्त हैं जो वो की मेरे उनसे बात होती है, वो भी पुलिस में हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो भी मेरे काफी चिंतित है, मैं उनके लिए भी काफी चिंतित हूँ। मेरे लोकल दोस्त हैं वहाँ पर, इवन मेरे दोस्त कीव में भी है जी, उनसे मैं संपर्क में हूँ। वो काफी कुछ बता रहे हैं कि कीव में तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और इवानो जहाँ मैं रहता हूँ अभी तक वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल शेल्टर में ले जाते हैं रोज 2-3 बार, और सायरन होता है। वहाँ का मेयर जो है उनसे भी काफी मैं उनके स्टोरीज वगैरह देखता रहता हूँ और जानकारी प्राप्त करता रहता हूँ। बहुत खुशी की बात है यशवंत कि आप सभी लोग अब वतन वापस आ चुके हैं, लौट आए हैं वतन अपने। लेकिन वहाँ जब आप यूक्रेन में थे उस वक्त और भी साथी आपके साथ रहे होंगे, और वहाँ पे अभी सारी सुविधाएं भी, कुछ सुविधाएं बंद कर दी गई थी, तो क्या उस वक्त आपको क्या कुछ परेशानी आई वहाँ पर? क्या वहाँ पर किसी ने आपकी कोई मदद की? जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस पर। पहले तो मैं सारे इंडियंस को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, मेरी एक राय है कि वो कैसे भी पहले तो इंटरनेट आसपास से लेकर और अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश करें। जिन माता पिताओं की बातचीत हो रही है अपने पुत्र पुत्री से, और तो उनसे पहले उनसे यह कहे कि वो लोग भी कि बेटा दूसरे को, इंडियंस को यह सलाह दे कि वो अपना वाईफाई कनेक्ट करके पहले माता पिता से बात करे, क्योंकि माता पिता बहुत चिंतित है इसलिए इस चीज को लेकर, क्योंकि काफी फोन नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए कहाँ है, कोई घूम गया है, क्या सिचुएशन है। तो मेरी पहली राय तो ये है, जो भी सुन रहा है इस चीज को, वो मेरी पहली राय यह है, क्योंकि चिंतित है माता पिता। बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से आप लोग वहां फंसे हुए थे। बहुत ही हिम्मत का काम किया आप लोगों ने, बहुत हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने। जिस तरीके से वहां युद्ध चल रहा था, उस बीच रहना, जी, उस बीच रहना और इतनी हिम्मत रखना जहां सब कुछ बंद हो चुका था। पानी भी लोग सोच समझ कर पी रहे थे कि अगर खत्म हो जाएगा तो फिर कहां से पानी पिएंगे। तो इस बीच में रहना, इतनी सारी परेशानियों को झेलना, और अब आखिर वतन वापसी हो चुकी है, तो क्या प्राउड है आपको कि आप भारतवासी हैं इसको लेकर कि शासन प्रशासन की मदद से आप वापस लौट आए हैं वतन? जी, मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज को लेकर के मैं वापस यहाँ आ चुका हूँ, और मेरे को एक मेरे अपनी मातृभूमि जो कि भारत देश, मेरे को एक गर्व है कि मैं अपने भारत देश में आया हूँ। और इसी बीच मेरे को काफी एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट वगैरह की फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और मैंने काफी, मेरे दोस्त वगैरह थे, और मैंने वहाँ पर बॉर्डर पे मेरी क्या लैंग्वेज अच्छी थी, तो मैं मिलिट्री से बातचीत कर पा रहा था उस बॉर्डर पर। और वहाँ पर उस बॉर्डर पर जब मैं लैंग्वेज के थ्रू माध्यम से मैं उनसे बात कर रहा था, काफी लोगों को हाइपोथर्मिया हो गया था, ठंड थी, मैं एम्बुलेंस को बुला रहा था मिलिट्री के थ्रू, मिलिट्री को मैं गेट से चिल्ला रहा था, गुहार लगा रहा था कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मेरे साथी लोग बीमार हो रहे हैं, और ये ऐसा काफी दर्दनाक हालात। बीच मेरा फिर मैं 3 बजे मुझे अपना पास मिल चुका था, और मैं उसके बाद काफी इंडियंस को, मतलब 250 से 300 इंडियंस को मैंने रेस्क्यू किया, वहां से निकाला भी है। और काफी कंट्री के लोग थे, साउथ अफ्रीकन थे, पोलैंड थे, यूक्रेनियंस, और वो भी थे वहाँ पर, वो भी लाइनों में लगे हुए थे। बहुत धक्का मुक्की भी चल रही थी बॉर्डर्स पे, काफी सिचुएशन भी खराब हो रही है बॉर्डर पर। यूक्रेनियंस ने बहुत हेल्प की है, वहाँ पर चाय वगैरह भी दी है, स्टॉल भी लगाया था उन्होंने, बिस्किट वगैरह, फल फ्रूट, इवन टमाटर, और ये सारी चीजें वो काट कर दे रहे थे सारी चीजें। यशवंत, बहुत कुछ वहां पे आप लोगों ने बर्दाश्त किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर भारतीय नागरिकों ने हिम्मत नहीं हारी है, भारतीय छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। आज वही फल देखने को मिल रहा है कि आप सभी सुरक्षित यूक्रेन से वतन लौट आए हैं, भारत लौट आए हैं। और हम वहां पर अभी जो फंसे हुए हैं लोग यूक्रेन में, जो छात्र फंसे हुए हैं, जो नागरिक फंसे हुए हैं, हम
उसे भी चाहेंगे कि वो भी हिम्मत बांध कर रखें और ढांढस उन्हें बंधाने की कोशिश करेंगे। उनसे परिजनों से चाहेंगे कि उनका ढांढस बंधा कर रखें, जिससे कि वो हिम्मत ना हारें और सुरक्षित अपने वतन वापसी कर ले। बहुत शुक्रिया यशवंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन से अब छात्र और नागरिक लौटकर आ रहे हैं, भारत वतन लौट आए हैं और कितनी खुशी देखी जा रही है उनके चेहरे पर, उनके परिजनों के चेहरे पर। शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि सभी छात्रों को, नागरिकों को भारत लौटा कर लाया जाए। इसके लिए कई प्रयास भी कर रही है शासन प्रशासन। हम वहां पर यूक्रेन फंसे सभी लोगों से, सभी छात्रों से, उनके परिजनों से यही चाहेंगे कि हिम्मत रखें और बच्चों में भी हिम्मत बनाकर रखें, अपने परिजनों की हिम्मत बनकर रहें, जिससे कि वो वहां पर सुरक्षित रहें और सुरक्षित लौटकर घर वापस आ जाएं। और अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।